So hello guys, here I am with lecture number 5 of chemical equilibrium. I hope आपने पिछले 4 लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं अपनी कॉपी में, चीज़ों को रिवाइज भी किया है और उसके बाद आप इस लेक्चर पर विजिट कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे से कर रहे होंगे लेक्चर्स को तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहे होंगे और आप के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाने वाला हूँ एंड दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल पे चीज़ों को ख़त्म किया है। ली चैटलियर प्रिंसिपल का मैंने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज दैट इज मोल चेंज वो पढ़ाया, प्रेशर चेंज का इफेक्ट आपको समझाया और उसके बाद हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया भी कंसिडर किया था और आगे उसके आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बिल्कुल पेन पेपर लेके तैयार, शुरू होते हैं। सो देखो अभी तीसरा भी एक तरह से हम बोलें तो ली चैटलियर प्रिंसिपल तो नहीं लगेगा यहाँ, बट जो की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या था वो की कॉन्सेप्ट? जी हाँ, कि जो के इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी बहुत ही फेमस है और क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से भी। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नोट्स मैं जो लिख रहा हूं इसके भरोसे मत रहना कि पीडीएफ मिल जाएगा ऐसा है वैसा है, मतलब ही नहीं है कुछ। जो भी मैं नोट्स बता रहा हूं आपको, आप अपनी कॉपी में बनाएं, उससे पढ़ें। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, वीडियो का एक्सेस आपके पास है, आपके जेईई एडवांस तक आपके पास है, आप वीडियो चाहिए प्ले करिए, देखिए, संतुष्ट हो जाइए। ठीक है, ये काम फॉलो करना है बस, बाकी अपना इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कुछ। सो देखो बेटा, हम अभी ना इनर्ट गैस ऐड करेंगे, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस ऐड करेंगे। दो तरीकों से कर सकते हैं ये काम। तो एक करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। दो तरीके से हम ये काम को कर रहे होंगे और आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपको ये बहुत क्लियर होगा ये बात कि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि आप का जो पिस्टन होगा वो फिक्स्ड होगा, पिस्टन आपका फिक्स्ड होगा और यहाँ पर कोई रिएक्शन वैसे होगी, ए बी प्लस सी जैसा भी आपको रिएक्शन मानना है आप मान सकते हो। और यहाँ वॉल्यूम चेंज करना अलाउड नहीं है और आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप कहीं से इनर्ट गैस इसके अंदर डाल रहे हो। ठीक है, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि आपने यही सेम इक्विलिब्रिया है, मान लीजिए बी प्लस सी, और आप इनर्ट गैस डाल रहे हो। ठीक है, और इनर्ट गैस डाल रहे हो और देखना चाहते हो आप कि क्या चेंज आया है इक्विलिब्रिया पे। इक्विलिब्रिया पे चेंज आने का मतलब क्या है? रिएक्शन शिफ्ट होना, डिपेंडिंग अपॉन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो जो इक्विलिब्रियम है वो इधर उधर शिफ्ट होता है। तो देखो भाई, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि जब आप खुद ही सोचो, मानो ए बी सी तीनों गैसियस है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा पिस्टन के अंदर, और जब आप उसी पिस्टन में उसी वॉल्यूम पर अगर आप इनर्ट गैस भी डाल रहे हो तो अंदर का टोटल प्रेशर बढ़ेगा लेकिन बाहर का प्रेशर उतना ही है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? यस, ऑब्वियसली पिस्टन जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, है ना। पिस्टन जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, पिस्टन एक्सपैंड होगा। तो अभी हमें देखना है कि कैसे चेंज आएगा इक्विलिब्रियम पर। आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले यहां पर बात करते हैं, के इक्विलिब्रियम क्या है? बी का कंसंट्रेशन,
सी का कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन, सीधी सी बात है। तो अब आप यहां पर इमेजिन करो कि आपके पास एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है, आप उसमें इनर्ट गैस डाल रहे हो। क्या लगता है ए का कंसंट्रेशन या बी का या सी का किसी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है और इनके मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इनर्ट गैस डालने से इनके मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनर्ट बोलने का मतलब यहां पर ये है एनी नॉन रिएक्टिव गैस जो इन ए बी सी के साथ रिएक्शन ना करे। इनर्ट गैस का यहां सिर्फ मतलब वो इनर्ट गैस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एनी गैस विच इज नॉट रिएक्टिंग विथ ए बी सी कैन बी कंसिडर्ड इनर्ट इन दिस केस। सो यहां पर ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आई है एंड देयरफॉर इक्विलिब्रिया पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो रिएक्शन है ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा ली चार्टलियर प्रिंसिपल से अगर सोचूं ना तो मामला गड़बड़ लगता है थोड़ा, क्योंकि वो प्रिंसिपल में तो के इक्विलिब्रियम वगैरह की बात हुई नहीं है कहीं पर, है ना। उसमें के इक्विलिब्रियम वगैरह की बात नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि यार इनर्ट गैस डालेंगे तो वो कुछ ऐसा करेगा कि इनर्ट गैस बाहर चला जाए। उसकी स्टेटमेंट से तो यही फील होता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप के इक्विलिब्रिया के कॉन्सेप्ट को यूज करें, क्योंकि की कॉन्सेप्ट यही था। बस वो सॉलिड लिक्विड वाले इक्विलिब्रियम में इसको नहीं लगा पा रहे थे, वहां ली चार्टलियर प्रिंसिपल यूज करो, ठीक से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बेटा ये देखा कि इसमें ना तो इसका कुछ चेंज हो रहा है, ना इसका कुछ चेंज हो रहा है, ना तो इसका कुछ चेंज हो रहा है, देयरफॉर कोई चेंज नहीं। उसके बाद केपी भी अगर आप देखो तो केपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ ए अगर आप देखो, इसको डालने पे टोटल प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो टोटल प्रेशर बढ़ने से ये थोड़ी ना बढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे डाल्टन्स लॉ लगाने लगते हैं दिमाग अपना कि सर पी टोटल बढ़ा, लेकिन सर पी टोटल बढ़ा है, इसके मोल्स नहीं चेंज हुए हैं, तो फिर तो सर ए के मोल्स चेंज नहीं हुए हैं तो सर प्रेशर बढ़ गया होगा क्योंकि पी टोटल बढ़ा है। अरे मानते हैं पी टोटल बढ़ा है यहाँ पर, बट पी टोटल बढ़ने से यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन भी तो कम हो गया बेटा उसी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेट कोई चेंज नहीं आती प्रेशर में। पी टोटल बढ़ा है, हाँ मानते हैं बढ़ा है, बट मोल फ्रैक्शन भी थोड़ा घट गया है, क्योंकि अब मोल फ्रैक्शन में जो आप टोटल मोल्स लिखते हो वहां सिर्फ ए बी और सी नहीं होंगे, ए बी सी के साथ वो इनर्ट गैस भी होगा। तो परसेंटेज मोल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर फॉर ए वो कम हो गए हैं, तो प्रेशर उतनी रहेगी। और कॉमन सेंस से भी समझ में आता है, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो उतने ही है, तो प्रेशर में भी फर्क नहीं आएगा, टेम्परेचर वगैरह सब सेम है। अब आइए देखते हैं दूसरे केस को, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे होंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर बात हुआ, यही रिएक्शन लिखता हूं बी प्लस सी। ये रिएक्शन जो है इसका डेल्टा एन जी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं सभी गैसियस है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि सभी गैसियस है। अब मैंने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखी, चलो के सी के टर्म में लिख दूं अगर मैं, तो कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखो जब हमने इसमें इनर्ट गैस डाला ये एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, मतलब सभी की कंसंट्रेशन कम हो गई। अग्रीड, वॉल्यूम बढ़ गई, सभी की कंसंट्रेशन कम हो गई। अगर इसकी भी कंसंट्रेशन कम हुई है, इसकी भी कम हुई है, इसकी भी कम हुई है, तो नेट इफेक्ट ज्यादा कहां पर पड़ा है बेटा? नेट इफेक्ट कहां पर ज्यादा पड़ा है? ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा पड़ा है। दो चीजें डिक्रीज हुई हैं। आप अगर वॉल्यूम का कोई नंबर भी डाल के देखना चाहते हो उससे भी समझ में आएगा। तो इसके एक्सपैंड होने से के सी जो है वो क्या हुई है, बढ़ी है या कम हुई है? आप बोल सकते हो सर ये तो कम हुआ है। अबे ये दोनों भी तो कम हुआ है, तो
तो ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इधर समझ में आता है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हुई है, कम हुई है। तो के इक्विलिब्रियम जब कम होती है तो उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हो आप? यस ऑब्वियसली रिएक्शन को आगे ले जाके थोड़े बी और सी के मोल्स और बनाओ, थोड़े बी और सी के मोल्स और बनाओ, तभी ये काम संभव है कि के इक्विलिब्रियम वापस अपने स्थान पर पहुंचेगी, क्योंकि ये होना संभव नहीं है, ये होना संभव नहीं है। तो यस वी वुड से कि इस केस में रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। आप अगर चाहें आप इतना रट सकते हैं तो कंक्लूजन भी ध्यान रख सकते हो, ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सीधा सा लॉजिक है, लॉजिक लगा के आप एग्जाम में पता कर सकते हैं। इसी में बेटा अगर रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C, सभी गैसियस है, डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 है, तब क्या बोलेंगे? फिर वही बात करो, के इक्विलिब्रियम लिखो, केसी के टर्म में लिख रहे हो आप, या फिर प्रेशर भी लिख सकते हो। चलो वहां मैंने केसी लिखा है, यहां मैं केपी लिखकर आपको समझा देता हूं। केपी लिखोगे तो ये आएगा प्रेशर ऑफ सी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी, ये कुछ इस तरह से आएगा, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। अब बताओ फिर एक्सपैंड हुआ, आपने इनर्ट गैस डाला, एक्सपैंड हुआ, तो क्या किसी इंडिविजुअल किसी के मोल्स चेंज हुए? ए बी सी किसी के इंडिविजुअल मोल्स चेंज हुए? फिलहाल नहीं हुए, मोल्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जा रही है। इसका मतलब सभी के इंडिविजुअल प्रेशर्स कम हो गए हैं, सभी के इंडिविजुअल प्रेशर्स कम हो गए हैं। जी हाँ, ये भी कम हो गया है, ये भी कम हो गया है, ये भी कम हो गया है, सेम वैसा ही जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा था, यहाँ पर सभी के इंडिविजुअल प्रेशर्स भी कम हो गए हैं। और अगर प्रेशर कम हुआ है तो अब ये देखो कि ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट किस साइड दिख रहा है? जी हाँ, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट इधर दिख रहा है, दैट इज रिएक्टेंट ज्यादा कम हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है यार, वो ज्यादा कम हो रहा है तो रिएक्शन उसकी तरफ जा रहा होगा, या केपी जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, बोल सकते हैं ऐसे, केपी की वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है, और यदि ये बढ़ रही है तो केपी डिक्रीज होना चाहेगा, वापस अपने जगह पर आना चाहेगा, और रिएक्शन जो है वो जाएगा बैकवर्ड। लेकिन अब आप ये बात खुद ही से फिगर आउट कर सकते हो कि यदि डेल्टा Ng किसी रिएक्शन का 0 है, तब क्या बोलेंगे? यस देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रिया। यू कैन थिंक बाय योरसेल्फ, नो चेंज इन इक्विलिब्रिया, कुछ भी नहीं चेंज होगा। जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पहले था, अभी भी वो इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि यार दोनों तरफ बराबर कम होगा ना। जैसे बाई वी ऊपर भी है, बाई वी नीचे भी है, तो सभी का वी तो कट ही रहा है ना यार, कुछ भी वॉल्यूम हो, क्या ही फर्क पड़ता है। सो यस, ये रहा हमारा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इसमें ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। इसमें ना बच्चे गलती करते हैं, अगर हम ली चैटलियर से देखें ना तो इसमें गलती होती है, बट व्हाट एक्चुअली शुड बी द केस वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो, ऐसा स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना। सपोज करो यू हैव 2A aqueous प्लस वाटर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद, सपोज करो इसने बना दिया B aqueous, ठीक है, ये कोई हाइड्रेशन नहीं है, ये पानी के साथ कुछ रिएक्शन हुआ और बना दिया उसने B aqueous, समथिंग एल्स। अब अगर मैंने कहा कि आई एम एडिंग एडिशन ऑफ वाटर, इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ मैं वाटर करता हूं, मैं पानी ऐड करता हूं, तो पानी अगर मैं इस कंटेनर में और ऐड करूंगा, सो व्हाट विल बी द चेंज इन इक्विलिब्रिया? क्या इक्विलिब्रिया आगे जाएगा या पीछे जाएगा, या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा? ये हमको बताना है, ये हमको बताना है, या कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो पहले आप खुद से सोच लो, खुद से आंसर करो, फिर अपन अब बात करते हैं इस पर, ठीक है? तो जब मैं कहता हूं पॉज कर लेने, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट खुद से सोचा करो, फिर देखा करो कि हाँ यार आप सही थे या नहीं।
तो देखो बेटा, अगर आप यहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जाओ तो क्या लगता है कि अरे यार पानी डाला है कि पानी डाला है तो रिएक्शन आगे ही जाएगा, क्योंकि पानी है तो ये पानी डाला, रिएक्शन आगे ही जाएगा ऐसा लगता है। बट एक्चुअली में देखो, आप अगर के इक्विलिब्रिया के कॉन्सेप्ट से समझो, आप के इक्विलिब्रिया के कॉन्सेप्ट से समझो, तो के इक्विलिब्रिया में तो इस वाटर का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। के इक्विलिब्रिया इज सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, इट इज सिंपली दिस। फिर बात आती है मन में कि अच्छा सर रोल नहीं है, मतलब नो चेंज होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अरे भाई आप पानी डाल रहे हो तो सभी आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सभी आयंस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जी हाँ, तो सभी का कंसंट्रेशन कम हुआ सर, अच्छा इसका भी कम हुआ सर, इसका भी कम हुआ। आप वही करके देख लो यार, मोल्स बाय वॉल्यूम करके देख लो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो मोल्स बाय वॉल्यूम अपॉन मोल्स बाय वॉल्यूम। जब आपने पानी डाला है, जब आपने पानी डाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट वॉल्यूम दोनों की ही बढ़ गई है। लेकिन यहां स्क्वायर है तो ज्यादा इफेक्ट यहां पड़ा है, ज्यादा इफेक्ट यहां पर पड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है। तो किसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा कम हुआ है, ए का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा कम हुआ है। अगर ये कम हुआ है इसका मतलब बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन हमको बढ़ने नहीं देना है, हमको बढ़ने नहीं देना है। ये कम हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है और इस वजह से रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो देखो ली चैटलियर से देखकर क्या लगता था कि अरे यार ये तो फॉरवर्ड चला जाना चाहिए। ये सब मैं कुछ आपको कमियां बता रहा हूं जो ली चैटलियर प्रिंसिपल में है। इनर्ट गैस वाली भी जो केस हमने देखा उसमें भी उससे नहीं हम बता पा रहे, तो बेटर कौन सा तरीका है, जी हाँ बेटर तरीका हमारा के इक्विलिब्रिया वाला ही है। कहीं भी ये वॉयलेट नहीं होता है। हाँ, एक केस था जहां हम यूज नहीं कर पा रहे थे, वॉयलेट नहीं हुआ था कहीं भी, ठीक है, तो ये वॉयलेट नहीं होता है। सो दिस इज मोर डोमिनेंट एंड इसलिए क्या बोले हम यहाँ पर, हमने कहा रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, reaction will move backward, yes। so इस तरह से हमने प्रेशर का केस भी खत्म किया और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बताया। अब चलो एक लास्ट केस बचा हुआ है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रिया पर क्या फर्क पड़ता है। सो यस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज अगर करा जाए तो इक्विलिब्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो इसको लेकर मैंने केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर आप देखिए जाकर। लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पोर्शन हमने खत्म किया है ना, वहां मैंने इसके जो वांट ऑफ इक्वेशन आती है उसको डिराइव भी किया है, काइनेटिक्स के तरीके से भी डिराइव करके बताया है, थर्मोडायनेमिक्स के तरीके से भी डिराइव करके बताया है, और फिर समझाया है कि देखो कितना ब्यूटीफुली दोनों थ्योरीज मैच होती हैं इस इक्वेशन पर। यहाँ मैं इसको डिराइव अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है एंड अपना काइनेटिक्स का पार्ट है। हम यहाँ बस इस इक्वेशन को एक बार लिख देते हैं, दैट इज योर वांट ऑफ इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर ना आप ऐसा कुछ ली चैटलियर प्रिंसिपल से सोचोगे तो ठीक है, एक जुगाड़ है जिससे आंसर आ भी जाता है, बट थोड़ा मैथमेटिकली सोचेंगे दैट विल बी बेटर, बिकॉज के इक्विलिब्रियम वाला भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। वॉयलेट नहीं होगा लेकिन फिट नहीं बैठेगा ना यार, बिकॉज यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर एंड वी हैव सेड दैट कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो के इक्विलिब्रिया तो चेंज होगा ही, यस।
के इक्विलिब्रिया तो चेंज होगा ही अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहां पर हमें क्या करना होगा, मैथमेटिकली देखना होगा यार इक्वेशन के साथ। तो चलो मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं डायरेक्टली, और अगर आपको इसका डेरिवेशन अच्छे से समझना है तो पहले थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से देखिएगा। पूरी 12वें लेक्चर में आपको समझाया है, काइनेटिक्स के भी लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। तो अभी काइनेटिक्स के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए नहीं है, मैं करूँगा और कोशिश करूँगा आपको कि बहुत जल्दी काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रिया और आयनिक इक्विलिब्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, करने ही वाले हैं, बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है बेटा ये ln k2 by k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r delta h upon r 1 by t1 minus 1 by t2. This is the Van 't Hoff equation और ये हमने यूज करना है अभी डायरेक्ट इसको समझाने के लिए। k2 by k1 these are the equilibrium constants at t1 and t2 temperature respectively. मतलब k1 is at t1 and k2 is at t2, ये बोलना चाह रहा हूं। तो ठीक है, तो सर फिर बताओ क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन किधर जाएगा? तो चलो एक ऐसे समझो, मैथमेटिकली समझो, ज्यादा फीलिंग मत लो इसमें भी, ठीक है? ऐसे बस देख लो आप, ये इक्वेशन पहले ट्रस्ट करो कि दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है? एंड देन आप मानो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तब क्या होगा? सो इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन डेल्टा एच इज negative, and if delta H is negative and if I am saying that I am increasing the temperature, that is T2 is greater than T1, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि K इक्विलिब्रिया बढ़ा है या कम हुआ है। तो बहुत इजीली आप देख सकते हो, अगर T2 बड़ा है तो ये नंबर छोटा है, T2 अगर इससे बड़ा है तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये नेगेटिव है, ये भी डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब ln k2 माइनस ln k1 इज पॉजिटिव। ऐसा कुछ निकल कर आया, ln k2 माइनस ln k1, कुछ उल्टा हो गया क्या यार? T2 बड़ा है मतलब, सॉरी उल्टा हो गया ना, यहां पर तो पॉजिटिव ही होगा ना यार, क्या कर रहा हूं मैं? तो T2 बड़ा है मतलब ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव विल बी डेल्टा एच नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव, बेसिक बात है। तो ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू दिस। तो इससे क्या समझ आ रहा है बेटा कि k2 जो है वो छोटा है k1 से, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, k2 छोटा है k1 से। तो हम क्या पा रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकली हम ये पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, मतलब प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जा रही है, ठीक है? प्रोडक्ट की यील्ड जो है एट इक्विलिब्रिया वो कम हो जा रही है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखवा दिया जाता है, आप भी लिख लें इसको, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको अगर आप कोशिश करोगे कम से कम टेम्परेचर रखने का तो यील्ड जो है उसकी ज्यादा आएगी, तो यील्ड ज्यादा आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेम्परेचर को एकदम ही कम कर दो कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी ही खत्म हो जाए। मेकिंग श्योर कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी रहे उस टेम्परेचर पर, काइनेटिक्स भी बहुत स्लो ना हो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हुआ है ना? और एक ऐसा अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रखो जिस टेम्परेचर पर आपको अच्छा यील्ड मिले। तो मैक्सिमम यील्ड मिलेगा लोअर टेम्परेचर पर, मैक्सिमम यील्ड मिलेगा लोअर टेम्परेचर पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। सिमिलरली आप यहां पर डेल्टा एच को पॉजिटिव रख देना, सिमिलरली तो एंडोथर्मिक, सब उल्टा आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस
आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, उसमें उल्टा आ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रिया बढ़ेगी, तो ये आप इफेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, फील करने की जरूरत नहीं है इसको कि एक्सोथर्मिक है तो वो गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये सब नहीं करने की जरूरत है। बस इसको इससे समझो, ये ज्यादा सॉलिड तरीका है। ठीक है, सो वो फिर एक गलत इंप्रेशन डालता है दिमाग में, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज सिंपली इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और इस तरह से हमारी ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये भी खत्म होती हुई। एंड यस, वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ। ऑल्दो ये टॉपिक मैंने कवर किया है लिक्विड सॉल्यूशंस में, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट अगेन इन केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से उस टॉपिक को ले रहा हूं, दैट इज अ लिक्विड वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वो भी इक्विलिब्रिया से रिलेटेड टॉपिक है, एंड देयरफॉर आई एम टेकिंग इट इन दिस लेक्चर। एंड फेज डायग्राम ऑफ वाटर, these two will be the last topics, and with these two topics हमारा chemical equilibrium खत्म हो जाएगा, और बहुत सॉलिड तरीके से खत्म हुआ है। सो वेपर प्रेशर एंड इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर की मैं बात करूं तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करेंगे। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स, या फिर वाटर ना लिखें, बाय वेपर्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड। जो भी बच्चे ये वेपर प्रेशर और फेज डायग्राम का कॉन्सेप्ट मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 जगह पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पक्का बहुत मजा आएगा, और आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो बहुत ही बेसिक से मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं और अच्छे अच्छे बच्चों को रहते हैं, वो आपका क्लियर होगा पक्का। ठीक है, तो अच्छे से देखना भी ये जो टॉपिक आने जा रहा है सो तो ये तो ठीक है सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड। अब थोड़ा सा सर ये इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड वाले जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, इसको थोड़ा ठीक से बताओ तो थोड़ा मजा आए। तो मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी दिया हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशंस में भी दिया हुआ है, एंड आई एम रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम। बट हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझने से आधी फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो जाती है। मैं बोलता हूँ, देखना, ये चीज समझ आने से ना, ये जो इक्विलिब्रियम वाला टर्म है ये बहुत अच्छे से फिर समझ में आने लगता है, अगर हर बार आप इस तरह से सोचो तो। फिर वही सवाल है मेरा कि अगर मेरे पास यहाँ वाटर है, ये वाटर है, लिक्विड वाटर है, इसको मैंने रियल जेईई एडवांस सीरीज में भी लिया है, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया था उसमें। H2O लिक्विड है, और आपके पास बाहर 1 atm का प्रेशर आपने रखा हुआ है, 1 atm का प्रेशर रखा हुआ है, और आपने कुछ टेम्परेचर दिया 90 डिग्री सेल्सियस का, आपने कुछ टेम्परेचर दिया है 90 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है, और सवाल ये है कि इस टेम्परेचर प्रेशर पर इस कंटेनर के अंदर सिर्फ लिक्विड बचेगा, या फिर लिक्विड और गैस दोनों होगी, या फिर सिर्फ गैस बचेगा। ठीक है, ये सवाल है, और इस सवाल का आंसर हम करेंगे जब हम इस वेपर प्रेशर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। और ये वेपर प्रेशर का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है बेटा, फिर आते हैं इस पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ, फिर आते हैं इस पे। हाँ, सो ये कह रहा है कि लिक्विड है, वो लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रिया पर है। तो बस
आप ऐसे ही सुन लो, हाँ इक्विलिब्रिया पर है, लेकिन अभी हम समझेंगे भी कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब वो इक्विलिब्रियम पर है तो मानो कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम, लिखने में बड़ा फैंसी लगता है, H2O लिक्विड, H2O गैसियस, हाँ सर ये इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp, वो तो सिर्फ P ऑफ H2O पर डिपेंड कर रहा होगा। Kp तो सिर्फ P ऑफ H2O पर डिपेंड कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो P ऑफ H2O है यही वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये जो P ऑफ H2O है यही वेपर प्रेशर है। ये इक्विलिब्रिया मेंटेन हुई, इस इक्विलिब्रिया के मेंटेन होने पर जो प्रेशर ऑफ H2O है दैट इज योर वेपर प्रेशर। बिकॉज एंड वन मोर थिंग वी कैन से कि वेपर प्रेशर, इससे हम एक बात ये बता सकते हैं, चलो ये तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, PH2O को ही हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल कर आता है कि सिंस Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, उसी तरह से P ऑफ H2O भी टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा। आप और कुछ करके उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर वो चेंज हो गया ना तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर उधर सब हो जाएगी और वो फंडामेंटल रूल को ही वायलेट कर देगा, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। सो PH2O वेपर प्रेशर है, तो क्या पर लिखें यहां पर हम कि वेपर प्रेशर इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर अ गिवन लिक्विड में बात कर रहा हूं। आप लिक्विड चेंज करोगे तो चेंज होगा ही। फॉर अ गिवन लिक्विड, एक गिवन लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेशर है वो फंक्शन है टेम्परेचर की। टेम्परेचर चेंज होगा तभी चेंज होगा, वरना वो चेंज नहीं होने वाला। ये चीज आप दिमाग में बैठाएं। तो इसका मतलब है कि हर टेम्परेचर पे कुछ वेपर प्रेशर होती होगी इसकी वाटर की। 30 डिग्री पर भी कुछ वेपर प्रेशर होगी, 40 डिग्री पर भी कुछ होगी, 50 डिग्री पर भी कुछ होगी। और उस टेम्परेचर पर आप कुछ भी कर लो, वो अपनी वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करेगा जब तक वो जिंदा है। जब तक वो जिंदा है, कौन जिंदा है? वो इक्विलिब्रिया जब तक जिंदा है तब तक वेपर प्रेशर में कोई भी परिवर्तन या चेंज बोलूं नहीं आ सकता। तो अब आओ उस एग्जाम्पल पे, अब आओ इस एग्जाम्पल पे। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों को मैं बता रहा हूं, जो बच्चे अभी पहली बार ये चीज को देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का आंसर इसमें होगा सर लिक्विड गैस दोनों, है ना, रहता है ये। कि सर लिक्विड गैस दोनों। लेकिन अब बात को आप समझो, वाटर की वेपर प्रेशर तो सबको पता होता है कि 100 डिग्री पर 1 atm होती है। तो 90 डिग्री पर मैं मान लू 0.9 atm है, से मान लो, ठीक है। तो जब ये 0.9 atm है, यहां पर वेपर्स है, 0.9 atm का प्रेशर रखे हुए हैं। देखो बेटा बाहर क्या प्रेशर है, बाहर प्रेशर है 1 atm का। अगर बाहर 1 atm का प्रेशर है, अंदर 0.9 atm का प्रेशर है, तो क्या होगा? जी हाँ, ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कंटेनर अंदर की तरफ आएगा, कंटेनर अंदर की तरफ आएगा। और जब कंटेनर अंदर की तरफ आएगा तब क्या होगा? तब अंदर वाला कहेगा भाई मेरी प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो तुम, अलाउड ही नहीं है मेरी प्रेशर बढ़ जाए। क्यों अलाउड नहीं है? अरे भाई 90 डिग्री पर उसको अपनी वेपर प्रेशर को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो, ऐसे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा वेपर प्रेशर, उसे अपना वेपर प्रेशर मेंटेन रखना है। तो वो मेंटेन रखेगा, वो मेंटेन रखेगा। तो मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा? ये कहेगा ठीक है तुम मुझे दबा रहे हो, मैं जा रहा हूं लिक्विड बन जाता हूं। ये जो वेपर है ये कहेंगे मैं जाता हूं, मैं लिक्विड बन जाता हूं। तो ये लिक्विड बन जाएंगे।
तो यदि ये लिक्विड बन जा रहे हैं, यदि ये लिक्विड बन जा रहे हैं तो क्या होगा, वेपर्स का अमाउंट कम हो रहा है, कोई बात नहीं, अमाउंट कम हो रहा है लेकिन वो अपने वेपर प्रेशर को मेंटेन करके रखे हुए। इसी तरह से ये फिर 0.9 हो जाएंगे। अब आपको सोचना है, ये फिर 0.9 हो जाएंगे, ये 1 एटीएम बाहर से है, तो ये फिर से इसको प्रेस करेगा, प्रेस करेगा, प्रेस करेगा, प्रेस करेगा, और जब हम अल्टीमेटली इसको अगर छोड़ दें और फिर कुछ देर बाद जाके इसको ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, हमें देखने को मिलेगा कि इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन रह गया है? लिक्विड रह गई है। इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रह गई है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी केस में आगे बढ़े। मैं ये फिर से बोल रहा हूं, ये आपको फेज डायग्राम समझने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्कशन अभी चल रही है। अब इसी पे आप ऐसा सोचो बेटा कि आपके पास 110 डिग्री सेल्सियस का आपने टेम्परेचर दिया, और अभी भी सेम क्वेश्चन है मेरे पास H2O लिक्विड है, मैंने 110 डिग्री का टेम्परेचर दिया है, बाहर से जो प्रेशर है वो उतना ही है, वो 1 एटीएम ही है, और 110 डिग्री, अब 110 डिग्री पर वेपर प्रेशर मान लो 1.1 एटीएम है से, तो क्या होगा? समझ आ रही है बात? एक्सपेंशन होगा, और जब ये, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा, एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो फिर अंदर का प्रेशर तो थोड़ा कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है यार, कॉमन सेंस, आइडियल गैस। तो क्या हो गया? तो वॉल्यूम बढ़ रही है तो अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, और अंदर का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा वो वेपराइज होना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा वेपराइज होना पड़ेगा, सो दैट वो अपनी वेपर प्रेशर मेंटेन कर सकें। जी हाँ, तो ये और वेपराइज होंगे, इस समय उल्टा हो जाएगा, और आप अल्टीमेटली क्या पाओगे कि पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गए, और आपके पास ओनली गैस बचा हुआ है, बट जब मैं यही बात करता हूं 1 एटीएम और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम पे जब मैं बात करता हूं, तब क्या होगा? तब ये जो वेपर प्रेशर है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है पानी के लिए जब इसकी वेपर प्रेशर भी 1 एटीएम ही है। क्या इस समय इस कंटेनर के अंदर कौन रहेगा? इस समय कंटेनर के अंदर लिक्विड और गैस दोनों ही स्टे करेंगे, और हम इसे कहते हैं कि हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल मतलब ये है, जो आप अभी तक सोचते आए हैं कि वो बॉइल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो मीनिंग है वो ये है। आपको बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन वगैरह के बारे में और डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप लिक्विड सॉल्यूशंस वाले लेक्चर बिल्कुल देखें, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप भी इस बात से अग्री करोगे, बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो देखो, तो ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। अभी हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे कब है? जब हाँ, आप इसको रख दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ये दोनों साथ में मिलजुल कर रहेंगे, लिक्विड वेपर। किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाहर वाले का प्रेशर इसकी वेपर प्रेशर के बराबर है। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स को आप कॉपी में अपने लिखें। और ये है बेटा वेपर प्रेशर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हमने इसकी बात की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड नाउ लेट्स मूव टू वन मोर स्मॉल टॉपिक, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, वेपर प्रेशर का एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए वेपर प्रेशर का, सिर्फ इसलिए ये बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, आप ऐसा समझो, ये भी मैंने एक बार बताया हुआ है।
आप ऐसा समझो कि यहाँ पर है H2O लिक्विड और ये कुछ टेम्परेचर पर है, T टेम्परेचर पर है, और T टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है ना H2O लिक्विड का, जो वेपर प्रेशर है वो है आपका, सपोज कुछ भी वैल्यू ले लो आप, चलो 100 mmHg, ठीक है, वेपर प्रेशर 100 mmHg है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आपने भरा हुआ है जिसका प्रेशर है, सपोज कर लीजिए 200 mmHg पर आपने नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है T टेम्परेचर पर। अब मैंने कहा कि जो आपका पिस्टन है इट इज कंप्रेस्ड, पिस्टन को मैंने कंप्रेस्ड कर दिया, मैंने कंप्रेस कर दिया बाय 3 टाइम्स, 3 गुना वो कंप्रेस हो गया है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है बेटा वो 3 टाइम्स नीचे हो गया है, या फिर सीधी भाषा में बोलूं तो 1/3 हो गया है ऑफ इनिशियल। तब आपको बताना है कि इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा इस कंटेनर के अंदर। तो इसमें जो गलत बच्चे करते हैं कॉन्सेप्ट वो ये है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि आइडियली मानना है, गैस को आइडियल मानना है, और ये भी मानना है कि जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है इन गैस, गैस में उसकी सॉल्युबिलिटी, अरे गैस बोल रहा हूं मैं, अभी नींद में हूं यार, नींद में हूं अभी, बहुत लेट हो गई है तो थोड़ा नींद में हूं मैं, इसलिए ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो रही है, बट कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं होगी, टेंशन मत लो आप लोग। तो सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल इन वाटर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में नेग्लिजिबल है, ये भी मान के चलना होगा। तो बात ऐसी है बेटा कि जब आप इसको 1/3 करोगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 200 mmHg है, वॉल्यूम 1/3 हुआ तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये 200 है और ये वेपर प्रेशर 100 है, तो ये 300 है, तो 300 का 3 गुना कर देते हैं और वो कहते हैं 900 हो जाएगा। सर ये छोटा सा गलती है बेटा कॉन्सेप्ट में, है ना, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको समझाया कि आप कुछ भी करो वाटर अपना वेपर प्रेशर तो मेंटेन रखेगा ना। आप जब उसको कंप्रेस कर रहे हो तो जो वाटर के मोल्स है वो तो अंदर चले जाएंगे ना अपनी वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, भले नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर ही रह जाएंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाएंगे, बट जो वाटर है वो तो अंदर चला जाएगा। तो ये अभी भी उतना ही रहेगा, ये 100 mmHg ही रहेगा, बट ये जो है ये 3 टाइम्स जरूर होगा। तो क्या हो गया बेटा आंसर, 200 इंटू 3 टाइम्स प्लस ये 100 mm, तो वी वुड से दिस इज 700 mmHg. This will be the pressure after the compression of the piston by 1/3 of its initial volume. ठीक है, तो अब आते हैं बेटा हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के फेज डायग्राम पे बात करते हैं थोड़ी, गिव मी अ मिनट, मैं बनाऊंगा नहीं फेज डायग्राम यार, उसको थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं उसका, चलो इसको देखते हैं। सो यस, दिस इज फेज डायग्राम ऑफ वाटर, और हमें इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ भी करें और जो बातें मैं कह रहा हूं उसको आप अच्छे से समझें। ये जो फेज डायग्राम है ये प्रेशर टेम्परेचर का कर्व है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर का कर्व है। और ये जो फेज डायग्राम होता है ये हर सब्सटेंस के लिए बनाया जा सकता है, और हम यहाँ पर ये बताते हैं कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है। सर क्या ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हमने इसको बनाया है, पहला सवाल ये। उसके बाद मन में आता है कि ये हर सब्सटेंस के लिए इसी तरह का बनता है, तो सभी चीजों का हम आंसर देंगे। तो पहली बात तो बेटा जो फेज डायग्राम है ना ये हमें क्या बताता है, ये हमें डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस पर लिख लेना इस बात को,
डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस पर हमें ये बताता है कि उस सब्सटेंस का स्टेट क्या रहने वाला है। सिर्फ इतनी सी बात, स्टेट क्या रहने वाला है। क्या वो इस कंडीशन पर सॉलिड रहेगा? सॉलिड मतलब कैसे सोचना है? हाँ, आपको वो जो मैंने पिस्टन से समझाया ना, वो जो पिस्टन से समझाया, प्रेशर बाहर से सेट करो, टेम्परेचर सेट करो और अब उसको छोड़ दो कि भाई तेरे को जो रहना है तू रह, तुझे जो बनना है बन, उसको छोड़ दो। वो जो भी बनेगा उस चीज को हम यहां से समझ सकते हैं, इस फेज डायग्राम से समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में कि ये बताता क्या है। अब उसको मैं लाइन बना के नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो ये चीज यहाँ पर ये बताता है। तो सर थोड़ा सा रीड वीड करना सिखाओ सर, और ये क्या पॉइंट है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको कि इस चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है इन लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि वहां मुझे ये और डीप में पढ़ाना पड़ा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला लेक्चर आप देखिएगा लिक्विड सॉल्यूशंस में, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। वहां पे इसको मैंने और इलैबोरेट किया है। अभी आपको बस इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाँ ये ऐसी भी चीज होती है। ओवरव्यू के ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने कराया है, आई गेस पार्ट 88 है या 89 है, देख लेना। जस्ट जेईई एडवांस 22 के एक दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, उसके बाद अभी जाके ट्राई कर लेना, कॉपी में वो क्वेश्चन भी नोट कर लेना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, फेज डायग्राम पर ही था। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बेटा कि यार किस टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर की बात हो रही है। तो देखो जैसे मैंने कहा, इस टेम्परेचर सॉरी इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर वो जो सब्सटेंस है जिसको हम प्यार से वाटर बोलते हैं, वो लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा कि गैस होगा। तो देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब वो कैसा होगा? ये लिक्विड होगा। ये फेज बाउंड्रीज है बेटा, मतलब इसके इधर ये वेपर के फॉर्म में है, ये बीच में ये वाटर के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, और इस कॉम्बिनेशन पर ये आइस है, इस कॉम्बिनेशन पर ये आइस है, ठीक है। तो मैंने कोई भी प्रेशर टेम्परेचर चूज किया, मैंने बोला अरे वाटर है, और क्या, कौन सी बड़ी बात है, वाटर है, वो वाटर है। अब इसी तरह से आप कुछ और भी चूज कर लो। अब देखो आप 100 डिग्री से आगे चले जाओ, 100 डिग्री से आगे चले जाओ, 100 डिग्री से आगे चले गए और प्रेशर को आप 1 atm ही रखो, तो देखो क्या आ गया। वो 100 डिग्री से आगे चले गए, प्रेशर को आपने 1 atm ही रखा, वेपर आ गया। लेकिन हाँ, साथ में अगर प्रेशर को भी बढ़ा दोगे ना, देखो साथ में प्रेशर को भी बढ़ा दोगे तो वो लिक्विड ही रहेगी। क्योंकि ये बात आपने पढ़ी होगी कि यार जब आप प्रेशर को बाहर से बढ़ा रहे हो, आप बाहर से प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो इस टेम्परेचर पर हो सकता है इसका वेपर प्रेशर इस प्रेशर से क्या हो, फिर से सुनना, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर हाँ 1 से तो ज्यादा है, 1 से तो ज्यादा है, लेकिन हो सकता है इस प्रेशर से कम हो। तो क्या हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, तो वो अल्टीमेटली क्या बन गया होगा, अल्टीमेटली क्या बन गया होगा, जी हाँ, अल्टीमेटली वो लिक्विड बन गया होगा। ये बात हुई, जी हाँ। अभी मजा आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा ये। अच्छा सर ये जो लाइन वाइन है उस पर अगर आ गया तो क्या होगा, थोड़ा उसको भी समझा दो तो मजा आ जाए। और तो देखो बेटा, मानो ये तुम्हारा ये वाले पॉइंट पर, तो ये कुछ भी कॉम्बिनेशन, ये वाला टेम्परेचर ये वाला प्रेशर, तो अगर ये इंटरसेक्शन इस लाइन पर आ रहा है, कहीं भी इस लाइन पर आ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आइस वाटर, मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। जी हाँ, ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया बता रहा है हमें कि सॉलिड और लिक्विड इस टेम्परेचर प्रेशर पर इक्विलिब्रियम पर होंगे। कैसे सोचे सर इक्विलिब्रियम को, सिखा तो दिया कैसे सोचना है। कंटेनर वही इमेजिन करो, वही पिस्टन लगा हुआ इमेजिन करो, क्योंकि सॉलिड लिक्विड भी कंप्लीटली नॉन वोलेटाइल नहीं होते हैं, कुछ वेपर प्रेशर उनकी भी होती है। तो आप उसी को इमेजिन करो, और जब आप उसको इमेजिन करोगे तो आप ऐसे सोचो कि अरे यार, आप मेरे रियल गैसेस के भी लेक्चर देखो, वहां पे मैंने आपको समझाया है कि सॉलिड लिक्विड गैस ये बहुत अलग अलग कोई चीज नहीं है, ये सब्सटेंस ही है।
थोड़े से बिहेवियर अलग है, बस बाकी है वो सब्सटेंस ही। तो जिस तरह से आपके मन में लिक्विड के लिए अलग इमेज है, सॉलिड के लिए अलग इमेज है और गैस के लिए अलग इमेज है, वो उसको थोड़ा सा आप थोड़ा और नैरो करो तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा वो चीज समझने में। थोड़े रियल गैसेस के लेक्चर देखना, वहां और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। मतलब बस आप जैसे गैस को सोचते हो एक फेज है, वैसे ही सॉलिड लिक्विड को भी एक फेज सोचो। मतलब उस पिस्टन के अंदर, कंटेनर के अंदर सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। आई होप आपको फेज डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो ये जो पूरी लाइन है, लिख लेना भाई कॉपी में, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये पूरी क्या समझा रही है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को समझा रही है। ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कहीं भी आ जाओ, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, कुछ भी ले लो, तो आप जब पाओगे अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो हर जगह यहाँ पे लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है। आप खुद ही देखो बेटा, लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है, दिख रहा है? ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, तो ये पॉइंट आ गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सर एक और पॉइंट हमें दिख रहा है, वो थोड़ा समझाओ ना, वो है ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट सर समझाओ मुझे थोड़ा सा। आपको मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, जाके वो वाली वीडियो देखना मेरी, फ्रीजिंग पॉइंट जहां पढ़ा है लिक्विड सॉल्यूशन में, वहां कुछ और खुलासे किए मैंने इसको लेकर। अभी देखो ये जो ट्रिपल पॉइंट है बेटा, ये क्या है? ये पॉइंट ऐसा है जहां पे ऑल थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सभी तीन फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि जो कंटेनर आप इमेजिन कर रहे थे अभी, उसी कंटेनर पर सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, गैस भी रहेगा। सर हमने तो ऐसा नहीं देखा कभी। देखोगे भी कैसे? बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली अटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ बिल्कुल अचीवेबल है इसलिए यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई है। एंड लुक एट द प्रेशर, दिस इज टू लो, क्लोज टू वैक्यूम बोलूंगा मैं, बहुत लो प्रेशर है। आप देखिए 0.006 atm के आसपास प्रेशर अगर आप मेंटेन करते हो, और ये जो टेम्परेचर है ना ट्रिपल पॉइंट का, इट इज वेरी क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट। और जो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कर्व पढ़ते हो, उसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल पॉइंट को ही फ्रीजिंग पॉइंट एज्यूम कर लिया गया है, बट ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। देखिएगा उसका कर्व का डिजाइन, ये वाले लाइन को ही उड़ा दिया गया है, जो कि वैलिड अप्रोक्सीमेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है बेटा ट्रिपल पॉइंट, जहां पर ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। उसके अंदर अगर आप ये प्रेशर और ये टेम्परेचर साथ में मेंटेन करा पाओ तो। सो दिस वाज योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर। एंड नाउ लेट अस डिफाइन अ एक सिंपल सा, यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टर्म है, वो यहीं पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, लिख लेना यार, और रह गया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है कि मान लो आपके पास कोई टेम्परेचर दिया है आपको, ठीक है, कोई टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1 atm, लेकिन आपके पास जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर नहीं, प्रेशर ही बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है, जैसे केसी क्यूसी की बात नहीं थी यार, केसी और क्यूसी की जो बात थी, कुछ वही बात है यहाँ पर और कुछ नहीं। लेकिन उस पॉइंट पर जो पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, सपोज करो वो है 0.5 atm, तो आप क्या बोलोगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, यही बोलोगे ना। मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है या कितनी होनी चाहिए थी इक्विलिब्रियम पर, और यहाँ कितनी है, इस टेम्परेचर पर यहाँ कितनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है? इट इज एक्चुअली द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर उसी टेम्परेचर पर डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर मैक्सिमम लिमिट है जो होनी चाहिए, और ऊपर जो है
उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसे केसी क्यूसी को डिफरेंशिएट करते थे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। सो विथ दिस वी हैव finished the chemical equilibrium। तो आई होप मजा आया होगा आपको पढ़ के। मुझे भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में काफ़ी मज़ा आया है और पढ़ाने में मज़ा आता है यार। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, बताने में बहुत मज़ा आता है। ऑफलाइन और ज़्यादा मज़ा आता है जब बच्चों का एक्सप्रेशन सामने बैठ के देखते हैं, उनसे और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। बट अभी जो भी है ठीक है, आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी कनेक्ट होइए, हर लेक्चर को देखिए, पूरे पूरे प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आप करेंगे और आई होप आप जेईई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में लेक्चर 1 के साथ। ओके, थैंक्स।